हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन। और इस पूरे सेशन में भाई हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और कुछ कुछ कहने का मतलब समझ सकते हैं आपको कितना कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाता है ना। ऑलरेडी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला सेशन अबाउट टू फिनिश्ड है भाई, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा आपका। और आज हम लोग सेक्शन बी को भी एक तरीके से पैरेलली स्टार्ट कर ले रहे हैं। अभी देखिए, इस इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए ना आपको यहाँ पे एक मैप समझना होगा भाई। मैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर मैं एनालॉगस दे करके समझाऊँ, मान लेते हैं आप एक नए शहर में जा रहे हैं और वो शहर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी क्राउडेड है। तो अगर आपके पास वहाँ पे गूगल मैप नहीं है, या फिर कहिए उस शहर का आपके पास अगर मैप नहीं है ना, तो आप इधर उधर कहीं पे भी घूमते रहिएगा तो वो समझ में ही नहीं आएगा कि आप एक्चुअल में है कहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन भी उसी शहर की तरह काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है भाई। तो इस सब्जेक्ट में आप हैं कहाँ पे, आपका पोजीशन कहाँ पे, आप कहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, इस चीज़ को जानने के लिए आपको यहाँ पे मैप एक तरीके से चाहिए। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर बात करें, और ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है ना, जैसे चैप्टर 1 डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, तो ये जो भाई आपका बुक है वी के मेहता, उसमें आपका इस तरीके से सीक्वेंस दिया हुआ है। तो अगर आप मशीन को सोच रहे हैं कि इसी सीक्वेंस में अगर मैं पढ़ लूँ और पूरा मशीन मेरा कवर हो जाए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस समझिए कैसे मशीन को पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग कहने का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया ना, 1 to 5 चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक तक कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर हम लोग एसी में घुस गए। एसी में भी पहले मैंने आपको फेजर अलजेब्रा पढ़ाया, उसके बाद फिर एसी फंडामेंटल है ना, उसके बाद फिर एसी सीरीज, एसी पैरेलल, फिर हम लोग 3 फेज। तो उसी तरीके से भाई यहाँ पे भी हम लोग को कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आते चले जाऊँ, मेरे को मशीन समझ में आते चला जाएगा, भाई नहीं पॉसिबल है। तो पहले आप मैप को समझिए। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन में भाई अगर आपने पावर सिस्टम में सप्लाई सिस्टम पढ़ा होगा, ओके, सप्लाई सिस्टम ये अपने आप में एक चैप्टर होता है भाई वहाँ पे। तो आपको पता है कि 2 तरीके का आपका सप्लाई सिस्टम है। एक हो गया आपका डीसी सप्लाई सिस्टम है ना, और एक हो जाएगा आपका एसी सप्लाई सिस्टम। एसी सप्लाई सिस्टम और एसी की भी अगर बात करें तो एसी में भी क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा आपका सिंगल फेज सप्लाई और दूसरा हो जाएगा आपका 3 फेज सप्लाई। ठीक है, बस ये 2 चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो अब हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल मशीन में आए, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में पूरा का पूरा जो डिवीज़न किया गया है ये सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे किया गया है। तो अगर हम लोग पहले डीसी सप्लाई की अगर बात करें, तो डीसी सप्लाई में भाई, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसी के नीचे लिखता हूँ। डीसी सप्लाई के चलते आपका आता है डीसी मशीन। और अगर मैं मशीन लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ जाइए इसके अंदर दोनों आ जाएगा, आपका डीसी मोटर भी आ जाएगा और डीसी जनरेटर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका एसी सप्लाई सिस्टम। तो इस बेसिस पे आ जाएगा आपका एसी मशीन। लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि एसी सप्लाई सिस्टम भी 2 तरीके का होता है, सिंगल फेज और 3 फेज, तो यहाँ पे भाई सबसे पहले आपका आएगा 3 फेज मशीन। और 3 फेज मशीन जब आप पढ़ेंगे तो 3 फेज मशीन में सबसे पहला आता है 3 फेज इंडक्शन मशीन। यहाँ पे अगेन मैं मशीन बोल रहा हूँ बार बार, इंडक्शन मशीन। इसके अंदर मशीन मैंने कहना मतलब क्या है, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर भी आ जाएगा और 3 फेज इंडक्शन जनरेटर भी आ जाएगा। उसी तरीके से आपका जो दूसरा पार्ट है इसमें 3 फेज मशीन के अंदर, ये है आपका 3 फेज सिंक्रोनस मशीन। और अगेन यहाँ पे मैं मशीन लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर भी आ जाएगा, जिसको हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया, जिसको हम लोग पावर फैक्टर सब यूज करने में है ना, इंप्रूव करने में यूज करते हैं भाई। तो एसी मशीन में आपका 3 फेज मशीन हो गया। उसके बाद आपका आता है एक तरीके से, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे काम है यहीं पे कर लेते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका सिंगल फेज मशीन। ठीक है, तो सिंगल फेज मशीन में भी अगेन आपका सिंगल फेज इंडक्शन मशीन आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ जाएगा, इंडक्शन जनरेटर आ जाएगा और
एक हो जाएगा आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन। ओके, क्लियर हो गया, जिसमें आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर आ जाएगा और सिंक्रोनस मोटर आ जाएगा। अब देखिए सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे मैंने आपको डिवाइड कर दिया है। अब एसी मशीन में भाई एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मशीन। ये होता है आपका ट्रांसफार्मर। तो ये 3 फेज चल रहा था तो 3 फेज ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और इधर आपका सिंगल फेज चल रहा था तो सिंगल फेज में एक और ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया। अब देखिए एक और किसी बुक में भाई आपका डिवीजन करता है रोटेटिंग मशीन के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सर्कल में डालूँ, ये मशीन का डिवीजन हो गया आपका। ओके, अगर मैं इसको सर्कल में डालूँ इस तरीके से, ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर छोड़ करके, ठीक है, ट्रांसफार्मर छोड़ करके पूरा आप सर्कल में डाल दीजिए, ये पूरा का पूरा मशीन क्या हो गया, इसको बोलते हैं रोटेटिंग मशीन। जैसे रोटेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि मशीन के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा घूमेगा। तो आपको पता है भाई कि डीसी मोटर, डीसी जनरेटर में इसका क्या होता है, रोटर होता है ना, जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। मतलब रोटर के ऊपर वाइंडिंग क्या रहता है तो हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, तो घूमता है एक तरीके से, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या, इसको रोटेटिंग मशीन बोलेंगे। इधर आ गया आपका सिंक्रोनस मशीन हो गया, फिर इंडक्शन मशीन हो गया, है ना, ये सब क्या है, एक तरीके से रोटर आपका घूमता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रोटेटिंग मशीन। और पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर, अब इसमें 3 फेज बोले या फिर सिंगल फेज बोले, सब क्या है, ये स्टैटिक मशीन है, इसके अंदर कुछ भी गोल गोल घूमता नहीं है। क्लियर हो गया। ये था आपका एक तरीके से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन का मैप। अब समझिए, जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन को सब्जेक्टिव वे में पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो कैसे पढ़ते हैं ये मैप जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन को स्टार्ट करें, या फिर ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करें, या फिर कहिए ये 3 फेज मशीन को स्टार्ट करें, या फिर सिंगल फेज मशीन को स्टार्ट करें, कहाँ से मशीन को स्टार्ट किया जाए। तो भाई सबसे पहले कोई भी हिस्सा आप उठाएंगे तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है ना। फिर चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें या फिर कोई भी, अगर आप भाई डिवाइस समझ रहे हैं तो उसको समझना चाहते हैं तो, है ना, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा जाता है, बनता कैसे या फिर इसके अंदर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भाई सब लोग बता देगा आपको कि रोटर होता है, स्टेटर होता है ना। डीसी मशीन की बात है तो कम्यूटेटर होता है, ब्रश होल्डर होता है, ब्रश होता है, स्प्रिंग होता है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना, ज़्यादातर लोग भाई आपका ये जो वाइंडिंग वाला पोर्शन है, वाइंडिंग, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग भी कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आता है। और अगर आप मशीन पढ़ रहे हैं तो अगर आपने वाइंडिंग नहीं सीखा भाई तो कभी भी आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, कितना भी आप पढ़ लीजिए, एक होता है ना अंदर का कंस्ट्रक्शन पढ़ करके एक तरीके से समझना, उसका एक अलग लेवल हो जाता है भाई। ओके, तो जो भी आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डीसी मशीन हो गया फिर एसी मशीन हो गया, सबसे पहले आपको कवर करना भाई वाइंडिंग। अब वाइंडिंग में भी आपका सबसे पहले आएगा एसी मशीन वाइंडिंग। ऑलरेडी चैनल पे भाई करीब 13 लेक्चर्स डाला हुआ है एज अ डेमो के लिए, है ना, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिंगल फेज एसी मशीन, 3 फेज एसी मशीन और डीसी मशीन का पूरा लैप वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। ओके, तो अगर आपने वाइंडिंग नहीं किया है तो भाई दिक्कत होगा इधर। ओके, तो वाइंडिंग में यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका आता है, वाइंडिंग सबसे पहले कवर किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग वाइंडिंग में भी एसी मशीन का पहले वाइंडिंग करते हैं, इसमें आपका 3 फेज एसी मशीन और सिंगल फेज एसी मशीन दोनों कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा डीसी मशीन का वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, ये सब चलता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप कभी भी मशीन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वाइंडिंग कवर कीजिए। वाइंडिंग एक बार कवर हो गया तो अब आप 2 चीज को पैरेलल लेके चल सकते हैं भाई। ये हो गया आपका सबसे पहले डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में सबसे पहले आपको डीसी जनरेटर पढ़ना होता है, ठीक है, और फिर आपका डीसी मोटर चलता है। तो डीसी जनरेटर पहले पढ़ लेंगे, तो डीसी जनरेटर जब पढ़ेंगे तो साथ ही साथ आपका अल्टरनेटर का भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ये सब जो है ना कवर कर लेते हैं यहीं पे। ओके, तो डीसी जनरेटर आप यानी पूरा पूरा डीसी मशीन ले स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले डीसी जनरेटर स्टार्ट होता है, उसका फिर डीसी मोटर स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ पैरेलल में ये जो आपका एक्स्ट्रा जो है ना मशीन, जिसको हम लोग स्टैटिक मशीन बोल रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं भाई, तो पहले सिंगल फेज पढ़ना होता है, फिर सिंगल फेज पढ़िए पहले आप, उसका फिर आप 3 फेज पढ़िए। क्लियर हो गया। तो 2 आपका पैरेलल में चलेगा, डीसी मशीन और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया।
और जब आपने ट्रांसफार्मर कवर कर लिया और डीसी मशीन कवर कर लिया, तो जब आप एसी में घुसेंगे, एसी में भी कौन सा, रोटेटिंग मशीन के लिए, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है 3 फेज भाई, 3 फेज। कभी भी आप सिंगल फेज नहीं पढ़ेंगे, पहले आपको 3 फेज मशीन पढ़ना होता है, ठीक है, जिसमें आपका 3 फेज इंडक्शन मशीन और 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, ये दोनों साथ साथ चलता है, पैरेलल चलता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो स्टेटर होता है, दोनों में स्टेटर आपका सेम यूज होता है, यानी जो स्टेटर आप इंडक्शन मशीन में यूज कर रहे हैं वही स्टेटर आप 3 फेज में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो 3 फेज पहले पढ़ना होता है और सबसे लास्ट में फिर हम लोग को सिंगल फेज मशीन पढ़ना होता है भाई, ठीक है, सबसे लास्ट में इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो आपने 3 फेज में कॉन्सेप्ट गेन किया ना, उसी का हूबहू कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होता है, बस सप्लाई चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है तो 3 फेज यूज करते हैं, है ना, 120 120 120 का एक तरीके से फेज शिफ्ट रहता है ना, सबका टर्म एंड कंडीशन होता है भाई, ठीक है। तो 3 फेज में अगर आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो उसी तरीके से सिंगल फेज में भी सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल फेज को 2 फेज में स्प्लिट करके 2 फेज के चलते रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, है ना, जिसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। तो भाई वही बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे जो चीज़ सीखेगा ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे एक तरीके से अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वाइंडिंग पढ़ना होता है, वाइंडिंग पढ़ने के बाद आपका ये डीसी मोटर, डीसी जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो जाएगा, इसको कवर करने के बाद फिर आपका 3 फेज एसी मशीन स्टार्ट हो जाएगा, उसका फिर लास्ट में सिंगल फेज होता है। यही है आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन का मैप। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो इंडेक्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें डीसी जनरेटर, डीसी मोटर बिल्कुल सही है, ट्रांसफार्मर भी सही है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग 3 फेज में आएंगे भाई, 3 फेज कर लेंगे, इंडक्शन मशीन भी, उसका फिर अल्टरनेटर भी, और सिंक्रोनस मोटर पता नहीं सिंगल फेज एक या 3 फेज है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है भाई, और फिर लास्ट में आपका ये सिंगल फेज मोटर चलेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ तक समझने के बाद भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट भाई बीच में ही सैचुरेट हो जाते हैं, है ना, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में अभी हमेशा मैं ग्रुप में पूछता हूँ भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग सैचुरेट हो चुके हैं। अब उनका जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था भाई, जब लास्ट टाइम मैंने मतलब 10-15 दिन पहले जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन के एमसीक्यूज के लिए नोटिफिकेशन वीडियो डाला था, तो वहाँ पे क्वेश्चन था भाई कि सर ये इलेक्ट्रिकल मशीन का एमसीक्यूज कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा क्या, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा क्या, मेरा एग्ज़ाम है ना। तो भाई उनके लिए अब मैं जवाब दूंगा, देखिए, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, ठीक है, मे भी आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। जैसे मान लेते हैं, आप ही लोग का एग्जाम्पल देता हूँ भाई, या फिर जो मैंने फील किया है, जैसे मान लेते हैं मेरे को 30 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर कहिए इसके लिए मेरे को एक सेशन रिकॉर्ड करना है। तो भाई कभी कभी क्या होता है ना, ये मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, मैं को आसानी से समझा सकता हूँ, है ना, बोर्ड पे, लेकिन जब मैं इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो भाई 30 मिनट का सेशन के चलते मेरा एक तरीके से 1 घंटे का सेशन बन जाता है। या फिर कहिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बार बार रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मेरे को डिलीट करके फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है भाई। ओके, यानी आप जो सोच रहे थे, ठीक है, कि 30 मिनट में ये हो जाएगा, और आपको लग गया पे 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा, तो भाई इससे आप ये सीखते हैं कि कोई भी काम कितना हार्ड है या फिर कितना आसान है, ये तब आपको समझ में आएगा जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, बिना स्टार्ट किए। अगर आप पहले से जज कर रहे हैं ना कि ये भाई हो जाना चाहिए 2 महीने में, उन्होंने तो 2 महीने में करवा दिया, उन्होंने तो 1 महीने में करवा दिया, है ना, तो आप क्यों नहीं करवा रहे, आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। तो भाई पहले तो आप, उसका भी मैं जवाब दूंगा, पहले आप इस चीज़ को समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपके साथ भी होता होगा, कोई आधे घंटे का सेशन है ना, आधे घंटे का आपको लेक्चर देखना है, हो सकता है कि आधे घंटे का लेक्चर आपने स्टार्ट किया वॉच करना, वो आपका 15 मिनट में ही खत्म हो गया, 2x स्पीड में आपने देख लिया। या फिर हो सकता है कि आधे घंटे का सेशन जो है, आप जब वॉच करने के लिए जब बैठे हैं, तो भाई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताया गया जो आपको समझ में नहीं आया, या फिर कहिए आप कहीं पे फंस गए हैं और उसके चलते आपने 20 बार गूगल सर्च कर लिया, या फिर कहिए कोई किताब में आपने एक तरीके से बार बार सर्च किया, है ना, तो आपका वो आधे घंटे का सेशन जो है भाई, मान लेते हैं पूरा का पूरा आपका 2 घंटा कंज्यूम कर गया, 2 घंटा लगा उस चीज़ को समझने में या फिर वहाँ तक आने में, है ना। तो भाई जब आप कोई भी काम को स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना एक तरीके से हार्ड है,
ओके, आप पहले ही जज कर लेंगे ना कि इसमें भाई, जैसे बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार जेई का प्रिपरेशन करना है तो 6 महीना काफ़ी है। ओके भाई, आपको आइडिया नहीं है इसलिए आप जज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप उसमें घुसिएगा ना, जब आप प्रिपरेशन में आइएगा, तब आपको समझ में आएगा यार कि एक सब्जेक्ट में, यानी मशीन को ही समझने में मेरा एक तरीके 6 महीना लग जा रहा है। और मैंने सोचा था कि 6 महीने में पूरा का पूरा मैं 10 सब्जेक्ट कवर कर लूँगा टेक्निकल का। तो भाई ये होता है एक तरीके से, ठीक है। अगर कोई आदमी आपसे बोल रहा है कि मैं पटना से दिल्ली जो है 6 घंटे में पहुँच जाऊँगा, ठीक है, बाई ट्रेन, है ना, बाई ट्रेन भाई, तो क्या ये पॉसिबल है? या फिर कोई अगर ऐसा बोल भी रहा है तो आप क्या समझते हैं उससे? आप बस यही समझेंगे कि ये आदमी एक तरीके से बेवकूफ़ है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, फिर कहिए ये कभी जर्नी किया ही नहीं है ना। इतने डिस्टेंस को बाई ट्रेन कवर करने का मतलब है कम से कम तो 14 घंटा 15 घंटा एक तरीके लगेगा। आपने कैसे एक तरीके से जज किया? क्योंकि आप उस चीज़ से एक्सपीरियंस है भाई। ओके, तो जो आपका ये सब क्वेश्चन होता है ना, कितने दिन में कवर हो जाएगा, तो भाई ये फालतू क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्वाइन किया हो, जो सेक्शन ए चल रहा है आपका, उसमें भाई करीब, मैंने तो काउंट भी नहीं किया, करीब आपका 80+ लेक्चर चला गया होगा। और अभी आपका 11th चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से कितना भी, तो अभी इसमें 50-60 लेक्चर और ऐड होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही आपका 130 से 140 लेक्चर चला जाएगा। और हर एक लेक्चर जो है ना, आप एवरेज भी लेके चलेंगे तो 1 आवर जाएगा आपका, ठीक है। तो 150 या फिर 140 लेक्चर कहने का मतलब क्या, 140 घंटे का एक तरीके सेशन हो गया वो। ओके, और उसमें भी जब आप स्टार्ट करेंगे वॉच करना, तो कहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ जाए, कहाँ पे आप फंस जाए, कहाँ पे एक तरीके से आपका टाइम एक तरीके ज़्यादा लगने लगे, है ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे डिपेंड करता है भाई। ओके, तो अभी जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है ना, ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से सैचुरेट हो गए हैं, या फिर कहिए वो लैग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। तो लैगिंग इसलिए आ रहा है भाई क्योंकि उनको एक तरीके से वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ऐसे हुआ तो कैसे हुआ। एक एक सेशन को बार बार एक तरीके से रोक रोक के देखना पड़ रहा है, या फिर कहिए बार बार पैरेलल में कोई गूगल सर्च करना पड़ जा रहा है, या फिर कोई किताब एक तरीके से हेल्प लेना पड़ जा रहा है। ओके, इस चीज़ को आप समझिए। अब जिन्होंने करवा दिया है, ठीक है, मान लेते हैं जिन्होंने करवा दिया, पहले ही करवा दिया है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन को भाई मैं चाहूँ तो 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। जितना भी मैंने टॉपिक दिया था ना, 5 दिन में ख़त्म कर दूंगा भाई, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा भाई, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अगर आपने पहले से पढ़ रखा, समझ रखा है, तो उनके लिए है ही नहीं ये सेशन भाई। आप क्यों ज्वाइन कीजिएगा? आप ऑटोमेटिक बुक ओपन करके अपना सेशन एक वहाँ पे बैठिए ना, प्रैक्टिस सेट की तरह इसको सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो जाए कहानी, है ना। जिनको नहीं आता है भाई, या फिर कहिए जो पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है, और सॉल्व नहीं कर पा रहे तो समझिए इसका स्टैंडर्ड है एक तरीके से। ओके, आप पूरा का पूरा बुक देखिए ना, इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ डाला गया है। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही देखिए, एक एक क्वेश्चन के लिए, एक एक क्वेश्चन के लिए भाई, एक एक क्वेश्चन के लिए मैंने करीब सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का लेक्चर भी दिया है, 1 घंटे 20 मिनट का भी लेक्चर दिया है ना, कोई 40 मिनट का भी है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और कुछ लोग डिमांड करते हैं कि सर एक सेशन में आप 25 क्वेश्चन करवा दीजिए, 50 क्वेश्चन करवा दीजिए। भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है, आपके बोलने से थोड़ा ना चला जाएगा। और एक चीज़, ये जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ भाई, ठीक है, ये सिर्फ 1 टाइम रिकॉर्ड होता है, इन्फॉर्मेशन आपका रिपीट नहीं होगा कभी भी। खासकर ये जो ट्रिपल IQ चैनल है ना, इस पे कभी भी नहीं। जैसे और भी चैनल पे आप जाएंगे तो इस साल जो ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया गया है, ठीक है, अब देखिए कोई भी वैकेंसी आएगा तो अगले साल फिर आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपके साथ लोग टाइम पास करता है एक तरीके से, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। और जिन्होंने करवा दिया ना 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर, तो भाई आप एक चीज़ समझिए कि उनके ऊपर प्रेशर है एक तरीके से। ओके, उनका मोटिव है एक तरीके से पैसा आपसे एक तरीके से खींचना, भले ही आपको समझ में आया नहीं आए, ठीक है, वो अपने लेवल पे आकर के समझा देंगे ऐसा होता है भाई, तुमने नहीं पढ़ा है तो अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो आपको वहाँ पे फिर रटना पड़ जाएगा उस चीज़ के लिए कि ऐसा होता है, चलो ठीक है सर ने बताया ऐसा होता है, रट लेते हैं। ओके, लेकिन आपको सीखना है यहाँ पे, तो भाई आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट पे जब आप आएंगे तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। ओके, तो एक ही बार रिकॉर्ड होगा भाई सेशन, और मैं चाहता हूँ इस तरीके से रिकॉर्ड हो, एक एक क्वेश्चन पे इतना एक तरीके से टाइम दिया जाए कि भाई कोई सामने वाला इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसको सेटिस्फेक्शन हो कि मेरा पैसा एक तरीके से गलत जगह नहीं गया है। और यहाँ पे पैसों की भी बात नहीं भाई, यहाँ पे बात है एक तरह सेटिस्फेक्शन की। ओके, तो आपने एक अननोन आदमी को बिना जाने, बिना देखे, बिना पहचाने भाई, ठीक है, अगर आपने पेमेंट किया है ना,
तो वो जो ट्रस्ट बनाया आपने, ठीक है, वो ट्रस्ट आपका ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे कभी भी। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, भले ही आपका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, वो एक अलग चीज़ है। और टाइम भी क्यों लग रहा है वो आप फील कर पा रहे होंगे। आप लेक्चर को जब वॉच करते होंगे ना, तो आपको समझ में आता होगा कितना एक तरीके से यहाँ पे एफर्ट डाला जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। तो दूसरों से भाई हम लोग कंपेयर नहीं करना है। और एक चीज़, ये जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि अभी मैं पैसे के लिए एक तरीके से ये सब कर रहा हूँ? भाई पैसा एक सेकेंडरी चीज़ हो जाता है, ठीक है। ये सब जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये सब मेरा खुद का एक तरीके से प्रिपरेशन है, ओके। मैं अपने लिए एक तरीके से कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ मैं। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मेरा रिवीजन हो रहा है आपके चलते, ठीक है। और पैरेलल में मेरे पास कुछ पैकेट मनी आ रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को समझिए। और अपने प्रिपरेशन के लिए भाई कभी भी मैं जल्दीबाजी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। तो अगर आपको सीखना है तो आराम से सीखिए भाई, ओके। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दीबाजी में भाई अगर आप चाहिएगा तो फिर वो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। वही चीज़ बताया मैंने आपको, ऊपर ऊपर तो भाई आप आदमी इसको 1 महीने में भी ख़त्म कर देगा, है ही क्या। 7 चैप्टर है ना, 100 के हिसाब से एवरेज ले लिए 700 MCQs बनेंगे या फिर कहीं 800 MCQs बनेंगे, है ना। तो MCQs 800 MCQs क्या है, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा ईजिली, लेकिन मज़ा नहीं आएगा वो चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। और मार्केटिंग ये सबसे बचिए भाई, ठीक है। जो आदमी आजकल का आप देखिएगा, ये सब तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो रियलिटी वो बता रहा हूँ आज के डेट में, जो वैकेंसी सब है ना, अगर वैकेंसी ये सब नहीं निकलता तो देखिएगा स्टूडेंट से ज़्यादा जो है ना टीचर लोग परेशान हो जाता है ना। उन लोगों को लगता है यार मेरा जो कोर्स है वो कैसे बिकेगा, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है ना। और जब वो परेशान हो जा रहा है, सोचिए, इसका मतलब समझ जाइए भाई कि उनका पूरा का पूरा जो मतलब डिपेंडेंट आदमी हो लोग भाई, ठीक है। वैकेंसी आएगा तो उनके पास एक एक्सक्यूज हो जाता है न्यू कोर्स लॉन्च करने का, ठीक है। नया नया नाम लेकर के आएंगे, है ना। इस बार ज्वाइन करो, इस बार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैराथन क्लासेस लेकर के आएंगे, 10 घंटे का सेशन लेके आएंगे, 20 घंटे का सेशन लेके आएंगे। भाई वैसे नहीं होता पढ़ाई, ठीक है। आपको एक तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे रेगुलर रहिए, 4 घंटा ही रहिए, रेगुलर रहिए, ठीक है। उसमें मैराथन क्लासेस देखने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप रेगुलर है तो। और अपना रिवीजन कीजिए भाई, ठीक है। आराम से पढ़िए। और ये सब सोशल मीडिया सब जो भी है ना, उससे दूर रहिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से होता है ना, ब्रेन वॉश करना एक तरीके से, ओके। और उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो बस आप अपने बेनिफिशियल के लिए कीजिए भाई। एजुकेशन चीज़ों में ही एक तरीके से इन्वॉल्व हुई, बाकी जो भी फालतू चीज़ है ना, ओके, खासकर जो फालतू टॉपिक है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल पे भी वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एजुकेशन चैनल पे भी एक तरीके से फालतू टॉपिक एंटरटेनमेंट के लिए एक तरीके लाया जाता है ताकि व्यूज़ ज़्यादा आए। व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो सीधी सी बात है एड्स ज़्यादा प्ले होगा, एड्स ज़्यादा प्ले होगा तो सीधी सी बात उनको पैसा एक तरीके ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग भी एक तरीके कंटेंट के साथ एक तरीके से उसी तरीके से फ़नी वीडियो या फिर कहिए फ़न ये सब कॉमेडी ये सब लेकर के आते रहते हैं। तो भाई एजुकेशन ड्राई फील्ड है, ऑलरेडी बताया मैंने आपको। इसमें आप फ़न चीज़ को मत एक तरीके से इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई फ़नी वे में अगर बता रहा है तो ऊपर ही बता सकता है भाई, ठीक है। डिटेल में जाकर के फ़न चीज़ गायब हो जाता है, सूख जाएगा पूरा, ठीक है। वहाँ पे आपको एक बूंद भी नहीं दिखेगा फ़न का। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और जो सैचुरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए भाई कि आपको सिर्फ मोबाइल खोलना है अपना और लेक्चर वॉच करना, सिर्फ देखना है भाई और लिखते जाना है। और मेरे ख्याल से तो 60% 70% लोग नोट्स भी नहीं बना रहे होंगे, है ना। तो सिर्फ आपको बैठ के देखना है। तो आप बैठ के देख भी नहीं सकते हैं, 1 घंटा आप सुन भी नहीं सकते हैं। तो भाई खुद सोचिए कि, या फिर कहिए 1 घंटा आपको बैठ करके देखना है सिर्फ सेशन, उसमें एक तरीके से आप सैचुरेट हो जा रहे हैं। तो आप सोचिए भाई, मैं सिंगल आदमी यहाँ पे उस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए कितना सारा डाटा एक तरीके से लेकर के आ रहा हूँ। हर एक बुक का वहाँ पे देखिएगा आपको पेज का स्क्रीनशॉट डाला हुआ रहता है ना, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर 1 घंटे का सेशन बन रहा है तो सोचिए उसके बैकग्राउंड में पीछे में कितना एक तरीके से मैंने टाइम दिया हुआ है। तो भाई सबके साथ होता है, सब लोग सैचुरेट होता है, लेकिन जब आप सैचुरेट हो जा रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए आप, ओके। लेकिन रुकिए नहीं आप, ओके। और जो भी लोग लैग कर रहे हैं, ठीक है, लैग होना कोई गलत बात नहीं है भाई, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कहीं आप फंस जा रहे हैं या फिर कहीं ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है ना। सबके लिए अलग अलग डिफिकल्टीज होता है चीज़ों को समझने के लिए। और टेक्निकल में वैसे भी 1 घंटे का सेशन है तो 1 घंटा आप देखने के बाद थक जाइएगा भाई, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझना होता है एक तरीके से, ठीक है। तो धीरे धीरे ही चलिए भाई, लेकिन रेगुलर रहिए आप, ओके। और जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं उसका कम से कम फीडबैक दीजिए, हाँ सर यहाँ तक मैंने देख लिया, यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। तो उससे भाई कम से कम लगता है कि चलो यार इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम लोगों को समझ में आ रहा है और वो देख रहा है एक तरीके से, भले ही पीछे है लेकिन वो देख रहा है एक तरीके से, ओके। और बाकी भाई शॉर्टकट इस समय मत चलिए आप।
एमसीक्यूज के साथ साथ आपका इतना कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ भाई, आपका एक तीर से दो निशाना चल रहा है, प्रिपरेशन भी हो जा रहा है, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है। तो टाइम लगेगा भाई, ठीक है, टाइम दीजिए मेरे को। और इस तरह का क्वेश्चन मत पूछिए कि कितने दिन में कवर होगा। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ना, जिन्होंने किया ऑलरेडी उनको समझ में आ रहा हो, जो पहले क्वेश्चन कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा हो कितना टाइम लग रहा है एक तरीके से। ओके, तो ये सब टाइम वाला एक तरीके से हटा दिया। अगर आप सीखना है, सीखने के माइंडसेट से है ना, तभी एक तरीके से टाइम को छोड़ दिए भाई कितना टाइम लगेगा। नहीं तो फिर अगर आप आउटपुट पे फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ मेरे को जॉब चाहिए, तो भाई फिर रट गए आप, है ना। बहुत सारा क्रैश कोर्स लॉन्च होता है जो आपको 3 महीने में, एक तरीके से 4 महीने में, 6 महीने में आपका एग्जाम क्रैक करवा देगा। ओके, लेकिन वहां पे एक चीज समझिए, अगर कोई आउटपुट पे फोकस करके आपको इन्वॉल्व करवा रहा है ना, फिर कहिए आपका वहां पे इनरोलमेंट हो रहा है, ठीक है। आउटपुट कहने का मतलब जैसे बहुत सारे चैनल वाले आपको सैलरी स्लिप दिखाएंगे, ठीक है, या फिर कहिए आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाएंगे, या फिर कहिए आपको मतलब आउटपुट किसी तरीके का भाई आउटपुट आपके वो फोकस करवाया जाएगा। तो भाई आप यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट ए से आपको डायरेक्ट बी का दिखाया जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको लालच दिया जा रहा है। तो ए से बी तक जाने का जो जर्नी है ना आपका, ठीक है, या फिर ये जो प्रोसेस है ए से बी तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वो काट दिया जा रहा है वहां पे, ठीक है, एक गायब हो जाता है। और अगर आपने इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया ना, इस प्रोसेस में अगर आपने अपना पीस नहीं ढूंढा, तो कभी भी आप बी तक पहुंच नहीं पाइएगा। तो प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए भाई, ठीक है। ये जो आपका पाथ है ना, इस पे आप एक तरीके से एंजॉय करना अगर सीख लेंगे, तो कभी भी आपको आउटपुट का टेंशन ही नहीं रहेगा। आपका जो ये पाथ है, ठीक है, इस पाथ में आप कितना एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना आप एक तरीके से स्टडी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ये आपका आउटपुट या फिर गोल, ठीक है। ये आपका एक तरीके से स्ट्रगल का, आपके मेहनत का एक तरीके बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि भाई इसमें इतना पैसा मिलेगा मेरे को ज्वाइनिंग के बाद, ये वाला फील्ड छोड़ के इसमें आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो भाई इसके ऊपर आपने फोकस करना छोड़ दिया, फिर समझ जाइए, ठीक है। और अगर आपने इस पे छोड़ दिया, इस पे डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं ना, आपको मन ही नहीं लगेगा कभी भी। आपको लगेगा कितना जल्दी मैं वहां पे पहुंचूं। ओके, तो आउटपुट पे कभी मत फोकस कीजिए भाई, आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए, जो आपका पाथ है उस पर फोकस कीजिए, ऑटोमेटिक आप वहां पे पहुंच जाइएगा। ओके, और पेन सबको होता है भाई, ठीक है। और दुनिया में पढ़ाई से इजी कोई भी काम नहीं है, इस चीज को आप समझिए। और जो लेबर होता है ना, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं भाई, ठीक है, समझ में आया, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आप डीमोटिवेट होते हैं ना, कहीं बाहर आप चले जाइए, ठीक है, जो ऑलरेडी मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 8 घंटा 10 घंटा, या फिर जो कंपनी ये सब में काम कर रहे हैं, उनसे आप देखिए, उनका लाइफ देखिए एक तरीके से, है ना। 12 घंटा काम कर रहे हैं, 13,000 मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। तो भाई आप खुद को उस तरीके से मत देखिए, ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। आपका जो अभी का स्ट्रगल है ना, वो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। वैसा सिचुएशन नहीं आने दीजिए लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। ओके, उस डिग्री का कम से कम इतना नहीं होना चाहिए यार कि कोई आपके डिग्री पे क्वेश्चन मार्क कर दे कि तुमने ये किया तो तुम यहाँ तक, या फिर कहिए इतने नीचे क्यों आ गए लाइफ में। ओके, वो डिग्री पे क्वेश्चन मार्क नहीं कोई करना चाहिए। तो इतना कम से कम अपने आप को मेंटेन करके रखिए, है ना, अपना जो स्टेटस है उसको एक तरीके से गिरने नहीं दिए। तो पेन होगा, ठीक है, सीखने में पेन होगा, और टेक्निकल चीज़ है भाई, इसमें और ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल नहीं, ये कहानी की तरह सुन लो। ओके, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन के लिए, एक एक पॉइंट को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और टाइम लग रहा है, लग जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप से सच्चाई बोलिए भाई कि अगर टाइम लग रहा है, सीधी सी बात, आपने मेहनत किया नहीं है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी अगर आपका टाइम लग रहा है तो समझिए आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल उस लेवल पे पढ़ा नहीं था, इसलिए टाइम लग रहा है आपको सीखने में। ओके।